नमस्कार दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जामशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे मैथ्स पेडागोजी के पार्ट 7 के बारे में। इसमें पढ़ेंगे हम शैक्षिक मूल्यांकन के टॉप 10 क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कक्षा 4 के लिए समय के मूल्यांकन का प्राचल क्या होगा। कक्षा 4 में एक पार्ट है समय, उसका मूल्यांकन का जो प्राचल होगा वह क्या होगा। मूल्यांकन मतलब इवोल्यूशन और प्राचल का मतलब होता है पैरामीटर्स। पैरामीटर्स मतलब कि मापदंड। समय के मूल्यांकन का मापदंड क्या है। केवल अंकित घड़ी पर समय पढ़ना, केवल अंकित घड़ी पर समय पढ़ना, एम और पीएम की संकल्पना, केवल सदृश घड़ी पर समय पढ़ना, अंकित घड़ी और सदृश घड़ी पर समय पढ़ना, आधा घंटा अधिक चौथाई घंटा कम, एम और पीएम की संकल्पना, मिनट और सेकंड में संबंध। देखिए इसमें मैंने आपको शुरुआत से बताया है कि आपको कहीं पर भी यदि केवल शब्द मिल जाए तो वह ऑप्शन आपके गलत होते हैं। इसके साथ ही मैंने आपको कई और शब्द भी बताए हैं। यदि आप उनको जानना चाहते हो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियोस की लिंक मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन गलत हो गया, आपका दूसरा ऑप्शन गलत हो गया, आपका तीसरा ऑप्शन गलत हो गया और इसी कारण आपका चौथा ऑप्शन सही हो गया। लेकिन फिर भी चलिए जान लेते हैं अंकित घड़ी और सदृश घड़ी क्या होती है। देखिए अंकित घड़ी वह घड़ी होती है जो हमें कहीं पर प्रिंटेड फॉर्म में मिले, मतलब कि जैसे हमने यहाँ पर यह घड़ी बना दी और हमारी यह घड़ी बन गई, तो इस प्रकार से क्या हुआ, इस पर यह स्क्रीन पर प्रिंट हो गई, तो यह हमारी हो गई अंकित घड़ी। यदि हम कागज पर पेन से बना दें इसी प्रकार तो भी वह अंकित घड़ी ही हो जाएगी। और सदृश घड़ी क्या होती है, सदृश घड़ी वास्तविक घड़ी होती है जो हमारे घरों में होती है, जिसे हम लोग देख सकते हैं, उसके साथ छू भी सकते हैं, उसे उसमें चेंजमेंट भी कर सकते हैं, समय घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से मतलब जो हमारे घर में प्रत्यक्ष घड़ी होती है वह घड़ी सदृश घड़ी होती है। तो इस प्रकार से हमारा इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट करें या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों की बात करना चाहिए, अप्रमाणिक मापों का उपयोग नहीं करना चाहिए, केवल अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना चाहिए, अप्रमाणिक मापों का उपयोग प्रमाणिक मापों की बात करना चाहिए। देखिए हमें बच्चे को अगर माप के बारे में बताना है तो किस प्रकार बताएंगे। जैसे यदि मान लो यदि हम बच्चे को बता देते हैं बेटा स्कूल जो है तुम्हारे घर से 50 कदम दूरी पे है, तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा समझ जाएगा जल्दी ही कि उसके 50 कदम उस स्कूल तक पहुंचा देंगे। लेकिन उसके बाद में कुछ समय बाद जब अपने सीख जाएगा तो उसके बाद में क्या बताएंगे, उससे हम तब मेजरमेंट में एक प्रमाणिक माप में बता सकते हैं कि बेटा जो तुम्हारा स्कूल है तुम्हारे घर से 100 मीटर दूरी पर एग्जैक्ट पड़ता है। देखिए यहाँ पर अप्रमाणिक माप का मतलब ये होता है कि आपकी इसमें त्रुटि संभव है या संभावित मान होता है। मतलब कि जैसे मान लो 50 कदम होगा तो एग्जैक्ट 50 कदम ही नहीं होगा, वह कम या ज्यादा हो सकता है। लेकिन जो प्रमाणिक माप होती है उसमें त्रुटि की संभावना एकदम ना के बराबर होती है। इसलिए हमें बच्चों को पहले अप्रमाणिक माप बताना है, उसके बाद में प्रमाणिक माप बतानी है। तो जो हमें अप्रमाणिक मापों का उपयोग पहले करना है, प्रमाणिक मापों का उपयोग बाद में। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे सीखते हैं हमें उनके किस बात पे ध्यान नहीं देना चाहिए। गणितीय अवधारणाओं को समझने में, गणितीय भाषा का विकास, गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता, तर्क कौशल का विकास। तो देखिए इसमें यदि हम बात करें तो बच्चों की हमें जवाब देने की सटीकता को नहीं ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बच्चा यदि प्रारंभ में सीख रहा है तो 2 + 1 व 3 सीखेगा। हो सकता है वह गलत कर दे, हो सकता है वह न जोड़ पाए, कुछ समय बाद सीखेगा लेकिन सीखेगा जरूर। तो इस प्रकार से जो बच्चा जवाब देता है उसकी सटीकता को नहीं जांचना चाहिए, बल्कि उसके उत्तर को जांचना चाहिए बच्चा कर क्या रहा है, सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। जवाब तो आप कुछ समय बाद भी सही दे देगा। तो हमारा जो इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा वह सही हो जाएगा। तर्क कौशल, भाषा का विकास, गणित की अवधारणाओं को समझना, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि बच्चे की कमी को जाना जा सके और उसका उपचार किया जा सके। अगला क्वेश्चन है हमारा, गणित में शिक्षार्थी की रुचि और अभिवृत्ति को परखने के हो सकती है। पोर्टफोलियो, परियोजना, कागज पेंसिल परीक्षा। देखिए कागज पेंसिल परीक्षा हमारा एनसीएफ कहता है कि बच्चे को कागज पेंसिल पर डिपेंड न करिए, बल्कि उसे मौखिक रूप से सिखाइए ताकि बच्चा अच्छे से अच्छे सीख सके और ज्यादा समय तक याद रख सके। तो कागज पेंसिल की वजह से यह गलत हो जाएगा। मौखिक परीक्षा, कागज पेंसिल परीक्षा, इसकी वजह से ये दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। और तीसरा ऑप्शन है जांच सूची, पोर्टफोलियो, कागज पेंसिल परीक्षा, इसके कारण यह भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन है इस प्रकार आपका सही हो जाएगा। जांच सूची, पोर्टफोलियो, परियोजना, कक्षा की सहभागिता। हो सकता है आपको पोर्टफोलियो ना पता हो। देखिए पोर्टफोलियो वह डेटा होता है जो हमारे कहीं पर कार्य प्रारंभ करने से लेकर कार्य के अंत तक जो हमारी उपलब्धियां होती हैं उनका जो डाटा होता है वह होता है हमारा पोर्टफोलियो। जैसे आपने बीएड या डीएड जो भी कर रखा है
उसमें आपने जब से एडमिशन लिया था और जब से आपने छोड़ा है वहाँ तक के पूरी डिटेल, मतलब कि आपकी एजुकेशनल उपलब्धियां क्या हैं, आपकी फिजिकल उपलब्धियां क्या हैं, इस प्रकार से आपकी जितनी भी उपलब्धियां हैं वो सभी आपकी प्रोफाइल में, आपके बायोडाटा में ऐड होती हैं। जो मिलके बनती है आपकी प्रोफाइल वही आपकी पोर्टफोलियो होती है। अगला क्वेश्चन है, माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाएंगे निम्नलिखित कार्यों को क्रम में लगाइए। कौन कौन से सीक्वेंस उनका क्या होगा माप की अवधारणा को विकसित करने के लिए? शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं, शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं, शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तु को सत्यापित करते हैं, शिक्षार्थी मीट्रिक इकाइयों के बीच के संबंधों को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले बच्चा क्या करता है, बच्चा चीजों को देखता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था स्कूल वाला उदाहरण, तो बच्चा क्या करेगा, स्कूल सबसे पहले देखेगा, उसके बाद में क्या होगा, बच्चा कदमों से जोड़ेगा। देखिए, अमानक मतलब अप्रमाणित, मानक मतलब प्रमाणित। तो देखिए यहाँ पर बच्चे ने पहले कदमों से जोड़ा, मतलब अमानक जोड़ा। उसके बाद में क्या हुआ था, उसे मीटर में बताया गया था कि बच्चा इतने मीटर तुम्हारा स्कूल घर से है, तो वह होगी मानक इकाई। ठीक है, उसके बाद में अब वही बात है कि उसको और भी यूनिट्स में चेंज करना, जैसे मीटर को किलोमीटर में चेंज करना, तो अदर भी इकाइयों में जोड़ा जा सकता है। तो इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसमें 3, 2, 1, 4 सही होना चाहिए। मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर CABD, मतलब कि हमारा यहाँ पर CBAD होगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका कोई भी ऑप्शन CBAD इस प्रकार का नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, त्योहारों के समय में कक्षा 5 में प्रतिशत प्रकरण के लिए सेल पर कक्षाई चर्चा शुरू की गई। कक्षा की इस प्रकार की चर्चा अपेक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि यह कक्षा के शोर के स्तर को बढ़ाते हैं और दूसरों को परेशान करते हैं। अपने वाद विवाद संबंधी कौशल को बढ़ाने में विद्यार्थियों की सहायता करती है। कक्षा में गर्मा गर्मी वाली बहस आरंभ करती है और कक्षा के माहौल को खराब करती है। एक दूसरे के विचारों को सुनने में विद्यार्थियों की सहायता करती है और अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करती है। देखिए, मैंने आपको प्रारंभ से बताया है कि हमें भी कहीं पर भी इस प्रकार का माहौल नहीं रखना चाहिए जिससे कक्षा का माहौल खराब हो, वहां पर शोरगुल उत्पन्न हो, वहां पर किसी भी प्रकार की बहस हो या बच्चों में मतभेद हो। तो इस प्रकार से हमारा शोर के स्तर को बढ़ाने की बात की गई तो हमारा ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाएगा, और वाद विवाद संबंधी बात की गई तो हमारा ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाएगा, और गर्मा गर्मी वाली हमारा ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा। इसमें हमारा इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। बच्चे एक दूसरे के विचारों को सुनेंगे, उनको एक दूसरे से जोड़ेंगे और उन्हें अपनी भाषा में अच्छे से याद कर लेंगे। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर इसमें 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, गणितीय खेल और पहेलियां मदद करती हैं। कहने का मतलब है कि गणितीय खेल जो पहेलियां होती हैं उनका बच्चों को सीखने में किस प्रकार से सहायक होती हैं। यदि बच्चे को, कुछ लोग होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जिनको गणित समझ में नहीं आते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो ये समझ लेते हैं कि उन्हें गणित समझ में नहीं आएगी, गणित एक बहुत कठिन विषय है। लेकिन जब उन्हें खेल और पहेलियों के माध्यम से बताया जाता है तो बहुत ही आसानी से वह उसमें रुचि लेने लगते हैं और उनको सीखने लगते हैं और उनको अपने आचारों विचारों से जोड़ने लगते हैं। तो इसके ऑप्शन देखते हैं, गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृद्धि करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि बच्चे सीखना, गणित के खेल और पहेलियों के माध्यम से सीखना स्टार्ट कर देते हैं और गणित के प्रतिदिन के विचारों के संबंध में स्थापित करते हैं। बिल्कुल, वो अपने दिन प्रतिदिन के संबंध को स्थापित कर लेते हैं संबंध। क्योंकि यदि बच्चा, जैसे मान लीजिए बच्चे को यदि हम गिनती सिखाते हैं तो कुछ समय बाद बच्चा निश्चित ही रुपए गिनना सीख जाएगा। तो इस प्रकार से वह संबंध स्थापित हो जाएगा उनका। गणित को आनंददायक बनाने में बिल्कुल, पहेलियां और खेल तो बच्चों को आनंददायक तो वैसे भी बनाते हैं, और क्षेत्रीय समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने में, बिल्कुल क्षेत्र में यदि कोई समस्या होती है तो वह अपने कौशल को प्रोत्साहित कर लेते हैं और उससे उसका भी समाधान निकाल लेते हैं। तो हमारा इस प्रकार से 4 ऑप्शन के सही होंगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्न और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है तो वह, इसका कहने मतलब यह है कि बच्चे को प्लस माइनस गुणा और भाग 4 की चारों संक्रियाएं आती हैं, तो बच्चा किस अवस्था में होगा, परिमाणात्मक अवस्था में, विभाजनात्मक अवस्था में, उपादानात्मक अवस्था में, संक्रियात्मक अवस्था में। देखिए, परिमाणात्मक अवस्था का मतलब है टोटल रिजल्ट जो आपका है उसके बारे में, विभाजनात्मक अवस्था का मतलब है भाग के बारे में, और उपादान का मतलब है आपका मल्टीपल के बारे में, गुणे के बारे में, और संक्रियात्मक अवस्था के बारे में है इन सभी 4 संक्रियाएं होती हैं, चारों संक्रियाओं के बारे में ज्ञात होना। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा, क्योंकि वह गुणा, भाग, जोड़, घटाना सब में निपुण है। अगला हमारा क्वेश्चन है, शैलजा विभिन्न तरीकों से संख्या को व्यक्त करती है।
उदाहरण के लिए 4 बराबर 2 प्लस 2 अथवा 4 बराबर 1 प्लस 3 आदि। वह संख्या की किस विकासात्मक अवस्था में। देखिए यहाँ पर भी यही बताया गया है कि 4 बराबर 2 प्लस 4 बराबर 1 प्लस 3, मतलब कि शैलजा को यह क्रियाएं पता है। अब यह किस अवस्था में होगी, विभाजनात्मक अवस्था में, गुणनात्मक अवस्था में, संख्या अवस्था में, परिमाणात्मक अवस्था में होगी। देखिए यहाँ पर आपका विभाजनात्मक नहीं होगा क्योंकि भाग की बात कर रहा है, गुणन की बात नहीं होगी क्योंकि गुणन की बात कर रहा है। संख्या और परिमाणात्मक में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। यहाँ पर परिमाणात्मक क्यों नहीं होगा, देखिए परिमाणात्मक का मतलब ये होता है कि जब हम कोई चीज करें उसकी एक ही प्रकार से क्रिया करें और उसका एक ही रिजल्ट मिले। मतलब 2 प्लस 2 बराबर हमें 4 पता हो और 3 प्लस 1 बराबर में हम कंफ्यूज हो जाए और उसका आंसर ना जान पाए, वह होती है हमारी परिमाणात्मक अवस्था। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हमको संख्याओं का उलटफेर भी पता है, हर प्रकार की क्रियाओं को करने में सक्षम है, तो हमारा संक्रिय अवस्था होगी वह। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, संक्रिय अवस्था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सकल मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है। संकल्पना मानचित्र अंतर संबंधित अवधारणा और उन्हें जोड़ने वाले लिंक संग्रह प्रस्तुत करते हैं। संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए। संकल्पना मानचित्र प्रकृति में पदानुक्रमित है। संकल्पना मानचित्र नए शिक्षण को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में सहायक है। देखिए मानचित्र का मतलब क्या है, संकल्पना मानचित्र का मतलब क्या है। मानचित्र और संकल्पना मानचित्र का मतलब होता है जो हमारे अंदर विचार उत्पन्न होते हैं उनको हम अपने पुराने ज्ञान के साथ किसी भी नए ज्ञान को जोड़ लें और अपने अंदर एक नया विचार बना लें, वह होता है हमारा संकल्पना का मानचित्र। हमारे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने एक महत्वपूर्ण तथ्य बताया है कि एक छोटा बालक भी उतना ही सोच सकता है जितना कि एक व्यक्ति सोच सकता है। जितने विचार एक व्यक्ति के मस्तिष्क में आते हैं उतने ही विचार एक बालक के मस्तिष्क में भी आते हैं, वह उतना ही सोच सकता है, बस उनकी सोच में अंतर होगा। बड़ा जो व्यक्ति होगा वह अपने हो सकता है भविष्य के बारे में सोच रहा हो सकता है, अपने पैसे के बारे में सोच रहा हो सकता है, अपनी जॉब के बारे में सोच रहा हो। लेकिन वही बात यदि बच्चा सोचेगा तो हो सकता है बच्चा अपने खाने के बारे में सोच रहा हो, अपने खिलौने के बारे में सोच रहा हो या अपने खेल के बारे में सोच रहा हो। इस प्रकार से विचार उतने ही होंगे, बस उनका जो क्रम होगा वह अलग अलग होगा, सब अपने अपने अनुरूप सीखेंगे। तो इसमें जो आपकी अवधारणा है उनसे जुड़ने वाले लिंक प्रस्तुत करता है। बिल्कुल आप जो उसके मन में अवधारणाएं होती है उनको जोड़ने के लिए कहीं ना कहीं कोई कड़ी बनाता है। और मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाए जाने चाहिए, बस आपका ऑप्शन नंबर यही गलत हो जाएगा क्योंकि इसे बच्चे भी बना सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। लेकिन फिर भी आगे का ऑप्शन देखते हैं, संकल्पना मानचित्र प्रकृति में पदानुक्रमित है। बिल्कुल, या अपने पद के अनुक्रमानुसार ही रहता है। छोटा बच्चा छोटी सोच रखता है, मतलब अपने अनुरूप सोचता है, और बड़ा व्यक्ति अपने अनुरूप सोचता है। संकल्पना मानचित्र नए शिक्षण को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में सहायक होते हैं। बिल्कुल, जो पूर्व ज्ञान होता है उसको नए ज्ञान से जोड़कर नई मैपिंग करना ही होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा 2 ही सही होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में शेयर करना, लाइक करना। यदि आपका कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और सब्सक्राइब तो आप करना बिल्कुल भूलिएगा ही नहीं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।